गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, अभी लास्ट वीडियो लेक्चर तक हम लोगों ने सेक्शन 140 ए सेक्शन 140 ए सेल्फ असेसमेंट टेक्स्ट तक देखा था, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि एसएससी की तरफ से असेसमेंट प्रोसीजर में उसकी कार्यवाही कहाँ तक होती है। अभी हम लोग लेंगे सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें अभी डिपार्टमेंट की तरफ से क्या क्या कार्यवाही हो सकती है वो अभी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 जो है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट। चलिए, अभी ये सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्या बोल रहा है, तो कि सेक्शन 142 सब सेक्शन 1 क्लोज 1 ये बोल रहा है कि इफ एसईसी हैज नॉट फाइल्ड रिटर्न विद इन टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 देन EO में इश्यू अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फर्निश द रिटर्न। यानी कि सबसे पहले 142(1) में जो उसका सब क्लोज 1 है, उसमें अगर एसईसी जो है वो 139(1) की ड्यू डेट के अंदर अंदर अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है वो फाइल नहीं करता है, तो 142(1) क्लोज 1 में EO क्या करेगा, उसको एक नोटिस भेजेगा कि भाई आप अपना रिटर्न फाइल कर दो। ठीक है, तो 142(1) में अगर 142(1) कब लगता है, तो कि जब ये एसएससी जो है वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, कब तक, तो कि टाइम लिमिट एज गिवन अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, उस टाइम लिमिट के अंदर अगर एसएससी जो है अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, तो एओ क्या करेगा, सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लोज 1 के तहत उसको एक नोटिस इशू करेगा कि भाई आप अपना रिटर्न फाइल कर दो। चलिए, अभी वो रिटर्न जब वो असेसमेंट करेगा तब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मंगवाएगा, तो कि सेक्शन वो बोलता है सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 क्लोज 2 फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एन असेसमेंट एओ कैन इश्यू अ नोटिस। यानी कि अगर एओ को असेसमेंट करना है रिटर्न का, ठीक है, तो एओ क्या नोटिस क्या इशू कर सकता है, तो कि टू प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम 3 years प्रायर टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। ठीक है, एओ क्या डिमांड कर सकता है कि भाई मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स दो आप मैक्सिमम 3 years प्रायर टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर। जो भी हमारा जो रिलेवेंट प्रीवियस ईयर है उसके पीछे के 3 साल के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स हमको दो। टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, अपनी जो असेट एंड लायबिलिटीज है उसकी भी डिटेल्स वो मंगवा सकता है, लेकिन कब, प्रायर अप्रूवल ऑफ जॉइंट कमिश्नर रिक्वायर्ड इफ द इंफॉर्मेशन डिमांडेड इज रिलेटेड टू द असेट्स एंड लायबिलिटीज नॉट इंक्लूडेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। देखो, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड जो डॉक्यूमेंट्स है वो पिछले 3 साल के मंगवा सकता है रिलेवेंट प्रीवियस ईयर के, लेकिन असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स कब मंगवा सकता है कि, तो उसके लिए उसको सबसे पहले जॉइंट कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और वो भी कब, इफ इंफॉर्मेशन डिमांडेड, जो भी उसने इंफॉर्मेशन डिमांड की है असेट्स एंड लायबिलिटीज के रिगार्डिंग, उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तभी वो उसकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिटेल्स है वो मंगा सकता है, वो भी जॉइंट कमिश्नर की प्रायर अप्रूवल लेने के बाद। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 जो बात करता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के बारे में, जिसमें 142(1) क्लोज 1 क्या बोलता है कि अगर एसईसी जो है जिसने 139 सबसेक्शन 1 में अपना रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो एओ उसको नोटिस भेज सकता है कि भाई आप अपना रिटर्न फाइल करो। और 142(1)(2) में क्या बोल सकता है कि असेसमेंट करने के लिए एओ नोटिस भेज सकता है कि भाई अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो तो मुझे असेसमेंट करने दो, और मुझे अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स आप भेजो। कितने साल के, तो कि मैक्सिमम 3 years के प्रायर टू द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर, और वो असेट्स एंड लायबिलिटीज की डिमांड, असेट्स एंड लायबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन भी मंगवा सकता है कि फर्निश द इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिटेल्स ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, लेकिन कब, उसके लिए उसको जॉइंट कमीशन की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी अगर उसने जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवाए उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तब भी वो उसकी डिटेल्स मंगवा सकता है। ठीक है, आगे सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A स्पेशल ऑडिट के बारे में बात करता है। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A जो बात करता है स्पेशल ऑडिट के बारे में। चलिए,
अभी ये जो स्पेशल ऑडिट है वो कौन कराएगा, तो कि ये डिपार्टमेंट करवाएगा अपनी तरफ से, तो कि ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, जिसमें एओ में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स रिक्वायर द असेसिस टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेशली ऑडिटेड अंडर दिस सेक्शन। यानी कि प्रोसीजर के कोई भी स्टेज के ऊपर अगर एओ यानी असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लगता है कि उसको ऑडिट करवाना पड़ेगा, तो वो एसएससी को बोलेगा टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट स्पेशली ऑडिटेड अंडर दिस सेक्शन। वो एसएससी को बोलेगा कि आपको इस सेक्शन के अंदर अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको ऑडिट करवानी पड़ेगी। एओ कैन डायरेक्ट द स्पेशल ऑडिट हैविंग रिगार्ड टू द कॉम्प्लेक्सिटीज इन अकाउंट्स, volume of accounts, doubt about the correctness of the accounts, multiplicity of the transactions in the accounts, and if it is in the interest of the revenue। अभी ये ऑडिट एओ क्यों करवाएगा, उसके रीजन है कि एओ कैन डायरेक्ट द स्पेशल ऑडिट। एओ स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन कौन कौन से रीजन की वजह से, तो कि कॉम्प्लेक्सिटीज इन द अकाउंट्स, वो जब असेसमेंट वो जब क्लाइंट का जो करता है रिटर्न की वेरिफिकेशन असेसमेंट करता है, उसमें उसके अंदर उसको ऐसा लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो वॉल्यूम काफ़ी वॉल्यूमिनस है, बहुत ज़्यादा है, और इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द एओ टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन दैट केस। यानी कि कॉम्प्लेक्स, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कॉम्प्लेक्सिटी या तो फिर कुछ गड़बड़ घोटाला है, या तो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स बहुत ज़्यादा है, डाउट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ द अकाउंट्स, उसको अकाउंट सही है तरीके से बनाए या गलत तरीके से बनाए, उसके ऊपर उसको डाउट जाता है एओ को, ठीक है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है वो एक ट्रांजेक्शन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो क्यों रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, उसकी क्या वजह हो सकती है इन द अकाउंट, एंड इफ इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेवेन्यू। या तो फिर एओ को ऐसा लगता है कि ऑडिट करवाना रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हित में है, तब जाके वो स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। तो ये उसके रीजंस थे कि भाई स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन एओ कब दे सकता है, तो कि जब उसको लगे कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, गड़बड़ घोटाले वाले हैं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अकाउंट इज वॉल्यूमिनस, अकाउंट जो है काफ़ी वॉल्यूमिनस है, काफ़ी ज़्यादा ट्रांजेक्शंस है, उसको ट्रांजेक्शंस के लिए या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई डाउट है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला ज़रूर है, या तो फिर जो ट्रांजेक्शन है मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन हो गए, या ये जो ट्रांजेक्शन है काफ़ी बार एक ट्रांजेक्शन कई बार हुए हैं, या तो फिर उसको ऐसा लगता है कि ऑडिट करवाना डिपार्टमेंट के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के हित में है, तब जाके एओ जो है वो स्पेशल ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन कैन बी इशूड विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द सीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी और पीसीसीआईटी। अभी ये जो एओ जो है अपना, वो डायरेक्शन कैन बी इशूड, वो डायरेक्शन स्पेशल ऑडिट की डायरेक्शन देने से पहले उसको किन किन लोगों की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या तो फिर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या तो फिर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या तो फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इन लोगों की उसको कंपलसरी प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड बाय सीए नॉमिनेटेड बाय कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, एंड रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर शैल बी पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी यहाँ पर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एसएससी की ऑडिट करेगा उसको कौन नॉमिनेट करता है, तो कि उसको सीआईटी या तो सीसीआईटी या तो पीसीआईटी या तो पीसीसीआईटी नॉमिनेट करता है, और उसका जो रेम्यूनरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पे करता है। डायरेक्शन कैन बी गिवन इवन इफ द अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB और एनी अदर लॉ। देखो अभी एसएससी का ऑलरेडी एक बार ऑडिट हो चुका है, या तो 44AB के अंदर ऑडिट हो चुका है, या तो फिर किसी भी अदर लॉ के तहत उसका ऑडिट हो चुका है, लेकिन फिर भी सेक्शन 142(2)A के तहत अगर ईओ को लगता है कि नहीं मुझे इसका फिर से ऑडिट करवाना है, तो वो उसका ऑडिट करवा सकता है, उसके लिए वो डायरेक्शन दे सकता है। एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मस्ट बी गिवन बिफोर डायरेक्टिंग। हाँ, लेकिन ऑडिट करवाने से पहले वो एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, मतलब उसको अपना प्रस्ताव रखने के लिए मंजूरी दे सकता है कि नहीं भाई तुम भी अपना अगर कुछ है तो वो बता सकते हो अपने। ऑडिट रिपोर्ट हैज टू बी सबमिटेड विद इन टाइम अलाउड बाय एओ which can be extended but maximum time should not exceed 180 days। अब ऑडिटर जो है वो कितने टाइम तक अपना ऑडिट रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, तो कि जो टाइम लिमिट एओ ने दिया है उस टाइम लिमिट के अंदर उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है वो सबमिट करवाना
पड़ेगा। हाँ, अगर उसको इसमें कुछ लेट होता है या तो वो एओ को बोल सकते हैं भाई कि भाई मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो एओ सामने से उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे सकता है ऑडिटर को। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा टाइम देता है वो ओरिजिनल टाइम और एक्स्ट्रा टाइम मिला के 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, such time limit should not be more than of 180 days। ये जो टाइम लिमिट जो दे रहा है वो 180 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड फॉर पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द अकाउंट्स दैट इज सेल्स परचेज एटसेट्रा। अभी ये जो स्पेशल अकाउंट है वो किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए भी हो सकता है या तो फिर पूरे एसएससी के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि एओ को किसके अंदर डाउट था। ठीक है, तो या तो फिर वो पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि सेल्स, सिर्फ सेल्स का ऑडिट करना है, सिर्फ परचेस का ऑडिट करना है, या तो फिर सिर्फ सेल्स और परचेस का ऑडिट करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, failure to get the books of accounts audited under this section or failure to furnish the audit report within the time allowed will lead to the based judgment assessment under section 144, and it also attracts a penalty of rupees 10,000 under section 272A subsection 1। अगर इस सेक्शन के तहत ऑडिट करवाने में अगर फेलियर होता है और फेलियर टू फर्निश द ऑडिट रिपोर्ट, या तो फिर अगर टाइम लिमिट दिया हुआ है उसके अंदर एसईसी जो है वो अपना ऑडिट रिपोर्ट नहीं सबमिट करता है, तो ये वो क्या करेगा, वो जो उस आईसीसी को बेस्ड जजमेंट असेसमेंट के सेक्शन 144 में जो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट है उसके तहत उसका असेसमेंट कर देगा, और ऊपर से उसको पेनल्टी भी लग सकती है 10,000 रुपए की सेक्शन 272 सबसेक्शन 1 के तहत। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 स्पेशल ऑडिट के बारे में। फिर से एक बार हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 स्पेशल ऑडिट क्या बोलता है, तो कि स्पेशल ऑडिट जो है वो कौन करवाता है, तो कि स्पेशल ऑडिट जो है वो डिपार्टमेंट करवाता है। कब, तो कि एओ में एट एनी स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग्स रिक्वायर द एसएससी टू गेट हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड स्पेशली ऑडिटेड अंडर दिस सेक्शन। एओ जो है वो असेसमेंट प्रोसीजर के कोई भी स्टेज के ऊपर एसएससी को बोल सकता है कि भाई आपको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो ऑडिट करवाना पड़ेगा। बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करवाने के लिए क्या क्या रीजंस एओ दे सकता है कि भाई इन रीजंस की वजह से एओ जो है वो ऑडिट के लिए डायरेक्शन दे सकता है। जैसे कि उसको ऐसा लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी वॉल्यूमिनियस है, उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डाउट है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में काफ़ी मल्टीप्लिसिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स है, या तो फिर अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं स्पेशल ऑडिट करवाना डिपार्टमेंट के हित में है, तब जाके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करवा सकता है, उसके लिए डायरेक्शन दे सकता है। डायरेक्शन कैन बी इश्यूड, हाँ, लेकिन अभी डायरेक्शन देने के लिए एओ को प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा। किन किन लोगों का, तो कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, या तो फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स का। अब ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो ऑडिट करेगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट, उसको नॉमिनेट कौन करेगा, मतलब कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करेगा, ये डिसीजन कौन लेगा, तो ये जो डिसीजन, ये जो 4 लोग जो अभी मैंने बोला है वही 4 लोग इसका डिसीजन लेंगे, वही सीए को नॉमिनेट करेंगे कि नहीं बट यही सीए इनका ऑडिट कर सकता है, सीआईटी, सीसीआईटी, पीसीआईटी, बीसीसीआईटी। और ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो रेम्यूनरेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगा। ये जो स्पेशल ऑडिट है उसका जो डायरेक्शन है वो कब दे सकते हैं, तो कि कभी भी दे सकते हैं। अगर आपने अपना ऑडिट सेक्शन 44AB या तो फिर कोई एनी अदर लॉ के तहत करवाए, फिर भी आपको स्पेशल ऑडिट के लिए एसएससी को डायरेक्शन मिल सकता है। यानी कि ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उसका सेक्शन 44AB में ऑडिट हो चुका है तो वो अपना ऑडिट स्पेशल ऑडिट के लिए एलिजिबल नहीं है। नहीं, वो उसका भले ही सेक्शन 44AB या तो कोई और सेक्शन के तहत उसका ऑडिट हो चुका है, फिर भी स्पेशल ऑडिट के डायरेक्शन ईओ दे सकता है आगे। हाँ, लेकिन स्पेशल ऑडिट का डायरेक्शन देने से पहले उसको एसएससी को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। अभी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जिसने ऑडिट कर दिया है उसको अपना ऑडिट रिपोर्ट जो है वो ओरिजिनल टाइम लिमिट, और अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा ज़्यादा टाइम चाहिए तो वो एक्सटेंडेड टाइम, मतलब टोटल टाइम मिला के 180 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि उसको अपना जो ऑडिट रिपोर्ट है वो मैक्सिमम 180 दिन के अंदर
सबमिट कर देना है। स्पेशल ऑडिट कैन बी डायरेक्टेड फॉर द पर्टिकुलर अकाउंट सेगमेंट ऑफ द फॉर द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ द अकाउंट्स। ऐसा जरूरी नहीं कि स्पेशल ऑडिट पूरे एसएससी की पूरी कंपनी का, पूरे एंटरप्राइज का हो सकता है। डिपेंड करता है कि किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का भी हो सकता है, या तो सिर्फ सेल्स का ऑडिट करवा सकता है या तो फिर सिर्फ परचेस का करवा सकता है, डिपेंड करता है। और अगर ये जो ऑडिट जो स्पेशल ऑडिट करवाया, अगर उसमें कोई फेलियर हुआ, स्पेशल ऑडिट ही नहीं करवाया या तो फिर स्पेशल ऑडिट करवा दिए लेकिन उसका रिपोर्ट सबमिट करने में अगर एसएससी से फेलियर होती है, तो ईओ क्या करेगा, एसएससी का बेस जजमेंट असेसमेंट कर देगा सेक्शन 144 के तहत। अभी ये बेस जजमेंट असेसमेंट क्या है वो हम लोग बाद में देखते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर पेनल्टी भी लगा सकता है 272A सबसेक्शन 1 के तहत ₹10,000 की, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात की सेक्शन 142 सबसेक्शन 2A स्पेशल ऑडिट के बारे में। 2 सेक्शन हम लोगों ने पढ़ी कि डिपार्टमेंट अपनी तरफ से क्या कार्यवाही करेगा। तो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट की कार्यवाही कर सकता है, 142 सबसेक्शन 2A में वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है। आगे का सेक्शन 142A रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर। ओके, जिसको हम लोग वीओ भी बोलेंगे शॉर्ट में, वीओ वैल्यूएशन ऑफिसर। ओके चलो, तो कहते ईओ may for the purpose of assessment make a reference to the valuation officer to estimate the value including fair market value of any asset or property or investment। यानी कि ईओ जो है अपना, वो किसी भी एसएससी का अगर असेसमेंट कर रहा है, वो असेसमेंट करते टाइम अगर उसको किसी भी जो प्रॉपर्टी है, असेट है या तो फिर इन्वेस्टमेंट है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, तो वो फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस ले सकता है, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, द ईओ मे फॉर द पर्पज ऑफ असेसमेंट मेक अ रेफरेंस टू द वीओ टू एस्टिमेट द वैल्यू इंक्लूडिंग द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी असेट, प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट। देखो, ईओ जैसे कोई एसएससी का असेसमेंट कर रहा है, उस असेसमेंट में किसी भी प्रॉपर्टी या तो फिर इन्वेस्टमेंट या तो फिर किसी भी असेट की उसको वैल्यू पता नहीं चल रही है, या तो फिर उसको उसकी फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है, वो ऑब्वियस सी बात है वो ईओ को नहीं पता होती है, तो वो उसकी वैल्यू या तो फिर फेयर मार्केट वैल्यू निकालने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस ले सकता है, ऐसा सेक्शन 142A बोलता है। आगे, वीओ शैल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द असेट आफ्टर कंसिडरिंग एविडेंसेस द एसएससी में प्रोड्यूस और जनरेटेड बाय द वीओ। देखो, अभी वीओ क्या करेगा, वैल्यू जो भी असेट या प्रॉपर्टी या तो फिर इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू है उसको एस्टिमेट करेगा। कैसे एस्टिमेट करेगा, ऐसे ही नहीं, मतलब वो एडहॉक बेसिस पे या रॉकेट साइंस के बेसिस पे वो उसकी वैल्यू नहीं असेस करेगा, उसकी वैल्यू नहीं एस्टिमेट करेगा, वो एविडेंसेस के आधार पे, मतलब प्रूफ के बेसिस पे। और वो प्रूफ उसको कौन देगा, एसएससी देगा। वो एसएससी से प्रूफ मांगेगा कि मुझे आप ये प्रूफ दो, मुझे आप ये एविडेंसेस दो, उसके हिसाब से वो उसकी वैल्यू को एस्टिमेट करेगा। तो वीओ शैल एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द असेट्स आफ्टर कंसिडरिंग द एविडेंसेस द एसएससी में प्रोड्यूस और गैदर्ड बाय वीओ। तीसरी बात, वीओ शैल सेंड अ कॉपी ऑफ द रिपोर्ट टू द ईओ एंड एसईसी within 6 months from the end of the month in which a reference was made by EO to VO। अभी ये क्या बोलता है, जैसे पहले हम लोगों ने देखा ना कि असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को बोला कि भाई आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो, मतलब उसने उसको रिफर किया कि आप मुझे इसकी वैल्यू निकाल के दो। वो जिस दिन पे, देखो वो जिस मंथ में, सॉरी दिन नहीं, वो उसने जिस मंथ में उसको रेफरेंस दिया था, उस मंथ के एंड से लेकर 6 महीने तक, यानी कि 6 महीने विद इन 6 मंथ्स वैल्यूएशन ऑफिसर है वो अपना वैल्यूएशन रिपोर्ट एसएससी और ईओ को भेज देगा, ठीक है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जिस मंथ में असेसिंग ऑफिसर ने वैल्यूएशन ऑफिसर को रिफर किया था किसके लिए, असेट प्रॉपर्टी या तो फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू का एस्टिमेशन निकालने के लिए, उस मंथ के एंड से लेके 6 महीने के अंदर अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर अपना वैल्यूएशन रिपोर्ट एसईसी और ईओ को भेज देगा, सबमिट कर देगा, उसकी कॉपी दे देगा, ठीक है। ईओ में कंसिडर द सच रिपोर्ट आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। देखो,
और ईओ क्या करेगा, ये जो रिपोर्ट जो है कंसीडर करेगा उसको आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। अगर ईओ को लगता है तो वो उसको कंसीडर करेगा, लेकिन कब, आफ्टर गिविंग अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसके पहले वो एसएस को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की सेक्शन 142 ए के बारे में, जो बोलता है वैल्यूएशन ऑफिसर का रेफरेंस ईओ जो है वो ले सकता है। आप लोगों को मालूम होगा शायद कैपिटल गेन के अंदर ऐसा होता है कि कैपिटल गेन में अगर किसी भी प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो एसईसी जो है वो ईओ को बोल सकते हैं कि आप इसकी और वैल्यू निकालो, तो ईओ वीओ को बोल सकता है, वीओ उसकी वैल्यू निकालेगा। अगर वीओ उससे ज़्यादा वैल्यू निकालता है तो ऑब्वियस सी बात है जो ईओ ने जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकाली वही मान्य की जाएगी। अगर उससे कम निकालता है तो एसएससी के फेवर में आते हैं, तो एसएससी उसको कंसिडर कर सकता है। ठीक है, अभी हम लोग आगे का सेक्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 सेक्शन कंप्लीट होता है डिपार्टमेंट की तरफ से। सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 जो बोलता है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट के बारे में। सेक्शन 142 सबसेक्शन 2 है जो है स्पेशल ऑडिट के बारे में। सेक्शन 142 ए जो है रेफरेंस टू द वैल्यूएशन ऑफिसर के बारे में। चलिए आगे, सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, जिसको हम लोग इंटीमेशन भी बोलते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत आप लोगों ने देखा होगा। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, जिसको इंटीमेशन भी बोला जाता है। इंटीमेशन ऑर्डर मेल में आता है ना रिटर्न फाइल करने के बाद, वही वाला। अभी कई लोगों का मिथ होता है कि भाई इंटीमेशन आ गया मतलब असेसमेंट कंप्लीट हो गया। नहीं, इंटीमेशन ऑर्डर इज जस्ट एन इंटीमेशन, इट्स नॉट अ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ठीक है, ये पहले ही मैं आप लोगों को बोलते हूँ, इंटीमेशन ऑर्डर इज जस्ट इंटीमेशन ऑर्डर, इट इज नॉट द कंप्लीशन ऑफ योर असेसमेंट। ठीक है, देखो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, ये आपका रिटर्न प्रोसेस हो चुका है, उसका डिपार्टमेंट आपको जस्ट इंटीमेशन दे रहा है और कुछ नहीं है। देखिए, ऑल रिटर्न्स 100% shall be processed under section 143 subsection 1 and the following adjustments to be made in the returns income। हाँ, डिपार्टमेंट इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट कर सकता है, लेकिन वो कैसे एडजस्टमेंट कर सकता है, क्योंकि जो दिख रहे है कि जो गलत है, मतलब प्राइमा फेसी जो दिख रहा है वो ऐसे एडजस्टमेंट उसके अंदर कर सकता है। जैसे कि पहला, एरिथमेटिकल एरर्स इन द रिटर्न्स कैन बी रेक्टिफाइड। हाँ, अभी उसको दिख रहा है कि भाई एरिथमेटिकल एरर्स है रिटर्न जो फाइल किया है उसके अंदर, तो वो उसको रेक्टिफाई करके 143(1) में उसको चेंज करके दे सकता है। ठीक है, दूसरा, इनकरेक्ट क्लेम ऑफ द एसएससी इन द रिटर्न ऑफ इनकम, एसएससी ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम में कोई जो क्लेम है वो इनकरेक्ट किया है, मतलब उसने जो किसी क्लेम किया है वो इनकरेक्ट किया है, गलत क्लेम कर दिया है, वो दिख रहा है गलत है, तो एसेसिंग ऑफिसर जो है वो 143(1) जब इंटीमेशन देगा उसके अंदर उसको करेक्ट करके देगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे एसएससी ने सेक्शन 80C में 2 लाख का क्लेम कर लिया। अभी हम सबको मालूम है कि सेक्शन 80C के तहत मैक्सिमम 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन मिलता है। ठीक है, तो वो दिख रहा है कि इसने इनकरेक्ट क्लेम किया है, तो एओ क्या करेगा, उसको 1.5 लाख करके उस हिसाब से रिवाइज करके वो अपना इंटीमेशन देगा। जैसे कि दूसरा एक और एग्जांपल दे रहा हूँ कि टीडीएस क्लेम नॉट मैचिंग विद द फॉर्म 26AS, ये मैंने आपको एक एटीसी का एग्जांपल दिया। दूसरा टीडीएस वाला कि 26AS के अंदर टीडीएस दिखा रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो 50,000 रुपये का, और एसएससी ने क्लेम कर दिया 1.5 लाख रुपए का, तो जो गलत है, अभी आपका टीडीएस उतना कटा ही नहीं था, आप उतना क्लेम कैसे कर सकते हो? सो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि 26AS में जो दिखाता है वही सही होता है, क्योंकि जिन लोगों ने टीडीएस काटा है वो अभी कंपलसरी 26AS के फॉर्म में वो शो हो ही जाता है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्लेम अगर एसएससी अपने रिटर्न ऑफ इनकम में दिखाता, मतलब जो क्लेम किया है रिटर्न ऑफ इनकम में एसएससी ने वो इनकरेक्ट है, तो उसको करेक्ट करके 143(1) के इंटीमेशन में दे सकते हैं। तो यहाँ पे 2 बातें मैंने की, पहली कि एरिथमेटिकल एरर्स होती है उसको करेक्ट करके रेक्टिफाई करके 143(1) में देता है। ठीक है, ये मतलब एरिथमेटिकल एरर्स की एडजस्टमेंट कर सकता है। दूसरा, इनकरेक्ट क्लेम की एडजस्टमेंट कर सकता है यो। तीसरा, डिसअलाउंस ऑफ लॉस इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। ठीक है, अगर एसएससी ने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया है और फिर भी वो लॉस अपना कैरी फॉरवर्ड करता है, तो वो लॉस जो है वो उसको डिसअलाउ कर दिया जाएगा। जैसे कि हम सबको मालूम है पीजीबीपी लॉस, आगे हम लोगों ने देखा ना कि पीजीबीपी का लॉस, कैपिटल गेन का लॉस और ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ रेस हॉर्सेस के जो लॉसेस है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। कब?
तो कि आप ड्यू डेट के बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करते हो, तो इन तीन चीज़ का लॉस जो है वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, पीजीबीपी लॉस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द रेस हॉर्सेस। तो अगर उसने अपना ये जो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर किया है एसईसी ने, मतलब वो प्राइमा फेसी दिख रहा है कि भाई एक्ट में लिखा है आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो, फिर भी आपने कैरी फॉरवर्ड किया है, तो ऐसे तो एओ क्या करेगा, उस लॉस को डिसअलाउ करके डिसअलाउ का एडजस्टमेंट करके इंटीमेशन भेज देगा। तो तीन बातें हुई यहाँ पर। चौथी, disallowance of expenses indicated in the audit report but not taken into account in computing the total income in the return। ठीक है, देखो अभी एसएससी जैसे कि सेक्शन 44 एबी के तहत उसका ऑडिट हुआ है, ऑडिटर ने अपने ऑडिट रिपोर्ट में किसी एक्सपेंस को डिसअलाउ किया है, तो कंपलसरी एसएससी को भी वो जो एक्सपेंस है उसको अपने रिटर्न फाइल करते समय उसको डिसअलाउ करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं किया है। तो ये क्या करेगा, ऑडिट रिपोर्ट में भाई डिसअलाउ किया है तो फिर वो उसके रिटर्न को में भी 143(1) का इंटीमेशन देते टाइम उसको डिसअलाउ कर देगा। डिसअलाउंस ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA, ATIA, ATIA, BIC, IDIE इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट। अगर एसएससी ने आफ्टर ड्यू डेट रिटर्न फाइल किया है और उसमें उसने सेक्शन 10AA, ATIA, ATIAB, ATIB, ATIC, IDIE के डिडक्शंस लिए है, तो वो गलत है, वो उसके डिडक्शन मिलते ही नहीं, क्योंकि उसके डिडक्शन आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप विद इन ड्यू डेट रिटर्न फाइल करते हो। उसके बाद अगर आप अपना रिटर्न फाइल करते हो तो वो सारे के सारे डिडक्शंस जो है वो आपको डिसअलाउ हो जाते हैं एज पर लॉ, और ये दिख रहा है, लॉ में लिखा है, लेकिन फिर भी आप उसको लेते हो, तो एओ क्या करेगा, 143(1) के इंटीमेशन भेजते टाइम उसको डिसअलाउ कर देगा। तो देखो ये 5 बातें जो मैंने आप लोगों को बोली, वो एओ जो है इंटीमेशन भेजते टाइम उसमें अगर उसको लगता है कि ये सब गलत हुआ है तो उसका इन 5 चीज़ों का वो एडजस्टमेंट कर सकता है। कौन कौन सी 5 चीज़ें, फिर से एक बार बोल रहा हूँ, उसको अगर दिखता है कि एरिथमेटिकल एरर किया है, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम ले लिया है, तीसरा डिसअलाउंस ऑफ लॉसेस इफ रिटर्न फाइल्ड आफ्टर ड्यू डेट, मतलब ड्यू डेट के बाद उसने रिटर्न फाइल किया फिर भी लॉस को कैरी फॉरवर्ड करता है तो उसको डिसअलाउ कर सकता है, उसका एडजस्टमेंट कर सकता है। चौथा, डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंसेस एज इंडिकेटेड इन द ऑडिट रिपोर्ट but not taken into account in computing the total income of the returns, or disallowance of the deductions under section 10AA, ATIA, ATIAB, ATIB, ATIC, IDIE if return filed after due date। तो देखो आफ्टर ड्यू डेट वाली जो है ना, जो पॉइंट है ना, उसमें डिसअलाउंस के 3 पॉइंट आए कि आफ्टर ड्यू डेट आप तो एक तो लॉस अगर आपने कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। 44 AB के ऑडिट रिपोर्ट में अगर किसी एक्सपेंस को आप लोगों ने किसी एक्सपेंस को ऑडिटर ने डिसअलाउ किया था और आपने अपने रिटर्न में टोटल इनकम कैलकुलेट करते समय उसको एडबैक नहीं किया है तो वो उसको डिसअलाउ कर देगा। और तीसरी बात कि आफ्टर ड्यू डेट अगर आप लोग अपना रिटर्न फाइल करते हो तो और आपने सेक्शन 10AA, ATIA, ATIAB, ATIC, IDIE के डिडक्शंस क्लेम किए हैं तो वो डिडक्शंस को वो डिसअलाउ कर देगा। तो डिसअलाउंस ये 3 पॉइंट है, एक एरिथमेटिकल एरर का पॉइंट है, चौथा और एक इनकरेक्ट क्लेम का पॉइंट है। 5 पॉइंट हो गए, एक तो एरिथमेटिकल एरर का, दूसरा इनकरेक्ट क्लेम का, और 3 जो है वो डिसअलाउंसेस के। डिसअलाउंसेस में 2 आफ्टर ड्यू डेट वाले, जैसे कि एक कि लॉस आप आफ्टर ड्यू डेट कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, किए तो उसको डिसअलाउ कर देगा। एक 10AA का डिडक्शन लिया है, 10AA, ATIA, ATIB, ITIC, IDIE के डिडक्शंस लिए तो उसको डिसअलाउ कर देगा। और 44 AB में जो एक्सपेंस जो है वो ऑडिटर ने डिसअलाउ किए तो और उसको इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय रिटर्न के अंदर उसको एडबैक नहीं किया तो वो उसको एओ जो है वो डिसअलाउ कर देगा। तो ये 5 चीज़ें का एडजस्टमेंट इंटीमेशन में हो सकता है। Before making any such adjustment, an intimation has to be given to the SEC requiring him to respond to such adjustments. The response received, if any, has to be duly considered before effecting any adjustments. However, if no response is received within 30 days of the issue of the such intimation, processing shall be carried out incorporating the adjustment। यानी कि देखो ये इंटीमेशन है ना, अगर एओ जो है वो एडजस्टमेंट करता है तो ये एडजस्टमेंट करके एसएससी को बताना चाहता है कि भाई मैंने ये एडजस्टमेंट किए है अपने तरीके से, कि ये गलत था, ये क्लेम ज़्यादा ले लिया है आपने। अगर आपको इसके ऊपर कोई आपत्ति है तो आप कृपया करके 30 डेज के अंदर अंदर मुझे आप अपना जो भी आपका जो ग्रीवेंस है वो आप मुझे सबमिट कर सकते हो। अगर एसएससी 30 डेज में कोई रिस्पांस नहीं देता है इंटीमेशन के आने के बाद, तो वही मान लिया जाए कि ये जो इंटीमेशन है वही सही है, ठीक है। और उसको ध्यान में रख के ये फिर अपना जो आगे का जो असेसमेंट प्रोसीजर है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो देखो फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं, बिफोर मेकिंग एनी सच एडजस्टमेंट एन इंटीमेशन हैज़ टू बी गिवन, मतलब एडजस्टमेंट करने से पहले ये वाले जो इंटीमेशंस है एडजस्टमेंट हो चुके हैं वो एओ जो है वो क्या करेगा, एसएससी को बोलेगा कि भाई आप इसके ऊपर मुझे अपना रिस्पॉन्स दो कि आपको ये सही लगता है कि गलत लगता है।
द रिस्पॉन्स रिसीव्ड इफ एनी हैज़ टू बी ड्यूली कंसिडर्ड बिफोर, जैसे कि एक्स फॉर एग्जाम्पल 26 में जैसे कि एसएससी ने अपने रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करते समय टीडीएस जो है वो 60,000 का क्लेम किया था और एओ ने उसको सिर्फ 40,000 का ही क्लेम दिया अपने 143(1) इंटीमेशन भेजते टाइम। तो एओ उसको बोलेगा कि भाई मैं 40,000 ही दे रहा हूँ, आपने 60,000 टीडीएस जो है वो क्लेम किया है, ठीक है। तो वो उसको बोलेगा कि अगर आपको इसके ऊपर कोई आपत्ति है तो आप कृपया करके 30 डेज में 30 दिन के अंदर मुझे आप अपना रिस्पॉन्स जो है वो सबमिट करवा सकते हो। अगर एसएससी को लगता है कि नहीं जेन्युइनली उसको 60,000 ही टीडीएस क्लेम करना जेन्युइन था, तो वो उसके रिगार्डिंग प्रूफ भेजेगा और एओ को अगर लगता है कि नहीं प्रूफ सही है, उससे गलती हुई है, तो वो उसको उस हिसाब से अपना प्रोसीजर कंप्लीट करेगा। और अगर एसएससी एविडेंस नहीं शो कर सके तो बट ऑब्वियस सी बात है उस एओ फिर 40,000 मान के ही वो असेसमेंट को कंप्लीट करेगा। और अगर 30 डेज में एसएससी कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है, चलो वो तो मैंने यस और नो वाला बोला कि अभी मान लो कि अगर एसएससी 30 डेज में अगर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है तो एओ क्या करेगा, प्रोसेसिंग शैल बी कैरिड आउट इनकॉर्पोरेटिंग द एडजस्टमेंट। तो उसने जो एडजस्टमेंट किया है उसको मान के वो फिर अपना वो प्रोसेसिंग है वो उसको इनकॉर्पोरेट करेगा, कंप्लीट करेगा या तो फिर आगे बढ़ेगा। अभी आफ्टर प्रोसेसिंग इंटीमेशन शैल बी सेंट इफ देयर इज अ रिफंड और डिमांड और एडजस्टमेंट इन द लॉसेस। इन प्रैक्टिकल लाइफ इंटीमेशन शैल बी सेंट इन ऑल केसेस। देखो जनरली थियरी में ऐसा लिखा है कि अगर आपका रिफंड है या तो फिर डिमांड निकाली या तो फिर कुछ एडजस्टमेंट्स है तभी आपको इंटीमेशन दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी प्रैक्टिकल लाइफ में ऑल केसेस में आपको रिफंड है कि नहीं है, आपका नील रिटर्न है, फिर भी हर केस में आपको इंटीमेशन तो मिलता ही मिलता है। इंटीमेशन शैल बी इशूड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। अभी इंटीमेशन कब तक भेज सकते हैं आपको, तो क्या फ्रॉम द विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। मतलब आपने जिस साल में रिटर्न फाइल किया है उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। तो इंटीमेशन शैल बी इश्यूड विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड, ठीक है। तो कि आपने इंटीमेशन शैल बी इश्यूड कितने, तो कि 1 साल के अंदर जिस ईयर में आपने अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया उस साल के उसके फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब जिस साल में आप लोगों ने अपना रिटर्न फाइल किया है उस वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, उसके 1 साल के अंदर अंदर आपको जो है वो अपना इंटीमेशन इश्यू किया जा सकता है। चलिए, तो ये बात की सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, जिसको इंटीमेशन बोला जाता है। अभी हम लोग बात करेंगे आगे की सेक्शन के बारे में। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी। सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी, मतलब स्क्रूटिनी की जो नोटिस है वो 143(2) में आती है। नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी की जो नोटिस है वो आपको 143 सबसेक्शन 2 में आती है। इसमें क्या होता है कि फॉर मेकिंग असेसमेंट अंडर सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 AO is required to serve a notice under section 143 subsection 2. The notice has to 143(3) होगा assessment, 193 नहीं, गलती से बोला 143(3). AO is required to serve a notice under 143(2). The notice has to be served use किया गया है word served. The notice has to be served within 6 months from the end of the financial year in which the return was filed. 6 month विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, मतलब आपका जो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, आपने जिस ईयर में रिटर्न फाइल किया है वो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको 143(2) का नोटिस भेजा जा सकता है। वन नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) कैन बी इशूड आफ्टर इशूइंग द इंटीमेशन अंडर सेक्शन 143(1). हाँ, लेकिन उससे पहले आपको 143(1) के इंटीमेशन जरूर भेजेंगे, इंटीमेशन के बाद ही आपको 143(2) का नोटिस भेजा जा सकता है। देखो अभी स्क्रूटिनी नोटिस, आप अगर एओ को लगता है कि आपका असेसमेंट करना चाहिए, आपको आपका स्क्रूटिनी असेसमेंट करना चाहिए, तो 143
3 के अंदर वो स्क्रूटिनी असेसमेंट कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको नोटिस देनी पड़ेगी, और वो जो नोटिस है वो सेक्शन 143(2) में देनी पड़ेगी। तो सेक्शन 143(2) जो है वो नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी की सेक्शन है, मतलब वो आपको पहले नोटिस देगा। एओ जो है वो नोटिस देगा, नोटिस के टाइम लिमिट इसके अंदर दी हुई है। कितने टाइम लिमिट में वो एओ आपको नोटिस दे सकता है? तो क्या विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न वॉज फाइल्ड। आपने अपना जो इनकम टैक्स का रिटर्न है जो जिस साल में फाइल किया है, उस साल के एंड से लेकर 6 महीने के भीतर भीतर आपको स्क्रूटिनी का नोटिस, स्क्रूटिनी असेसमेंट का नोटिस है वो 143(2) के तहत दिया जा सकता है। और 143(2) का जो स्क्रूटिनी का जो नोटिस है उसको देने से पहले ईओ को कंपलसरी 143(1) का इंटीमेशन देना पड़ेगा। मतलब पहले 143(1) का इंटीमेशन आएगा, उसके बाद जाके अगर ईओ को लगता है कि आपको आपका जो रिटर्न है उसको अगर वो स्क्रूटिनी असेसमेंट में लेना चाहता है 143(3) के तहत, तो उसके पहले यानी कि 143(1) के बाद और स्क्रूटिनी असेसमेंट करते पहले आपको स्क्रूटिनी असेसमेंट की नोटिस भेजनी पड़ेगी, और ये नोटिस जो है 143(2) के अंदर वो देगा। और उसके टाइम लिमिट कितनी है, मतलब कितने टाइम को में ये आप नोटिस आपको देनी पड़ेगी? तो विद इन 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच द रिटर्न वॉज फाइल्ड। मतलब जिस साल में ये रिटर्न फाइल किया है वो उस साल के एंड से लेकर 6 महीने के भीतर भीतर ये जो नोटिस है स्क्रूटिनी नोटिस वो आपको देनी पड़ेगी। तो ये बात की स्क्रूटिनी असेसमेंट की नोटिस के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे स्क्रूटिनी नोटिस के बारे में, स्क्रूटिनी असेसमेंट के बारे में। स्क्रूटिनी असेसमेंट का ऑर्डर जो है वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर किया जाता है। ऑर्डर ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट ऑर्डर ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट, ठीक है। अभी ये इसमें क्या होगा? तो बेस्ड ऑन द मटेरियल एंड एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द एसईसी in response to the notice under section 143 subsection 2 or gathered by assessing officer shall determine the income or loss of the SEC by way of passing an order along with determination of tax payable or refundable to SEC under section 143 subsection 3। यानी कि 143(2) में जो भी स्क्रूटिनी किया उसका स्क्रूटिनी असेसमेंट का ऑर्डर वो 143(3) में देगा। और ये पूरे इनकम टैक्स में, मतलब पूरे असेसमेंट प्रोसीजर में ये एक ही ऐसा सेक्शन है जिसमें एओ आपको रिफंड दे सकता है। मतलब रिफंड का चांस सामने से वो दे सकता है, आप डिमांड करो वो रिफंड दे वो अलग बात है, लेकिन ये एक ही ऐसा है कि जिसमें ईओ अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगा, और आपने रिटर्न में अगर रिफंड क्लेम नहीं किया और ईओ को लगता है कि नहीं इसको रिफंड मिलना चाहिए तो वो आपको रिफंड देगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये एक ही सेक्शन ऐसे जिसमें आपको रिफंड का भी प्रावधान रखा गया है, ठीक है। देखिए फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि बेस्ड ऑन द मटीरियल एंड एविडेंसेस फर्निश्ड बाय एसईसी, मतलब 143(2) में जो नोटिस की स्क्रूटिनी गई थी उसमें जो मटेरियल एंड एविडेंसेस एसएससी से मांगे गए थे वो मटेरियल एंड एविडेंसेस के आधार पे, मतलब बेस्ड ऑन द मटेरियल्स एंड एविडेंसेस फर्निश्ड बाय द एसएससी, मतलब एसएससी ने 143(2) में जो मटेरियल्स एंड एविडेंसेस मांगे थे वो एसएससी ने दिए होंगे, उसके आधार पे इन रिस्पॉन्स टू द नोटिस 143(2) उसके आधार पे या तो फिर ये मटेरियल्स एंड एविडेंसेस एओ अपने हिसाब से खुद कलेक्ट करता है, या तो फिर गैदर्ड बाय एओ शैल डिटरमाइन द, उसके आधार पे एओ जो है वो एसएससी की इनकम या तो फिर लॉस को डिटरमाइन करेगा, कैलकुलेट करेगा बाय वे ऑफ पासिंग एन ऑर्डर अलोंग विथ डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स पेएबल और रिफंडेबल, ठीक है। उसके आधार पे मतलब 143(2) में जो नोटिस गई होगी एसएससी को कि भाई आपको आपका जो केस है वो हम लोग को स्क्रूटिनी में डालते हैं, आपको इतने इतने मटेरियल एंड एविडेंसेस आपको फर्निश करने पड़ेंगे। उसके बाद एसएससी ने अपने मटेरियल्स एंड एविडेंसेस फर्निश किए होंगे, ठीक है, वो जो नोटिस है उसके बाद वो उसके बेस पे या तो फिर एओ ने अपने हिसाब से कुछ मटेरियल्स एंड एविडेंसेस गैदर किए होंगे, उसके बेसिस पे उसने एसएससी का इनकम कैलकुलेट किया होगा, या तो फिर उसको इनकम आई होगी या तो फिर लॉस आएगा, वॉट एवर, या तो इनकम या लॉस को डिटरमाइन किया होगा, और वो डिटरमाइन करने के बाद वो ऑर्डर पास करेगा कि एसएससी को टैक्स पे करना है या तो फिर उसको हम लोग रिफंड देंगे, दैट डिपेंड करता है।
ऐसा ऑर्डर वो सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 में वो पास करेगा, ठीक है। यानी कि ये पूरे असेसमेंट प्रोसीजर में एक ही ऐसा सेक्शन है जिसमें एओ असेसिंग ऑफिसर है वो या तो वो रिफंड के बारे में वो सामने से बोल सकते हैं कि आपको रिफंड मिलने वाला है, ऐसा, ठीक है। तो फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो 143(2) में क्या हुआ, एसएससी को नोटिस गई स्क्रूटिनी के बारे में कि भाई आपका केस जो है वो स्क्रूटिनी में आया, आपको इतने मटेरियल्स एंड एविडेंसेस फर्निश करने पड़ेंगे। उसके बाद 143(3) में क्या होगा, तो क्या एसएससी ने मतलब इनके बीच में क्या हुआ होगा कि एसएससी ने डिपार्टमेंट में जाके अपने मटेरियल्स एंड एविडेंसेस फर्निश कर दिए होंगे, सबमिट कर दिए होंगे, या तो फिर ये वो अपने हिसाब से भी उसने भी खुद कलेक्शन किया होगा। वो सब चीज़ों को मायने रखते हुए, मतलब बेस्ड ऑन दैट एविडेंसेस, ईओ जो है वो एसएससी का इनकम या तो फिर लॉस को डिटरमाइन करेगा, और वो डिटरमाइन करने के बाद वो ऑर्डर पास करेगा कि एसएससी को टैक्स पे करना था या तो फिर उसको रिफंड मिलेगा। तो ये जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट 143(3) के अंदर पास होगा। Any institution to whom the exemption under section 10 subsection 21 1022b 1023a 1023b 1023c available, EO cannot disallow such exemption if any contravention made by such institutions. EO will inform to the government or prescribed authority about the same and wait for the government notification. He can under section 143(3) disallow the exemption if the government or prescribed authority has resigned the notification withdrawing the exemptions, ठीक है। देखो अभी ये 143(3) की मैं बात कर रहा हूँ। अब अभी जो मैंने आप लोगों को जो प्रोविजन बोला, देखो मैं पहले प्रोविजन आप लोगों को एक बार बोल देता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है। तो अभी जो मैंने प्रोविजन बोला वो 143(3) का ही बोला, लेकिन वो किन लोगों के लिए, वो पर्टिकुलर एक ऐसे लोगों के लिए जिनको 1021 1022b 1022 1023a 1023b और 1023c में एग्जम्पशंस अवेलेबल होता है, ठीक है। ये उन लोगों के बारे में अभी मैं बात कर रहा हूँ। ये जो प्रोविज़न जो है पर्टिकुलर इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए, कि जिनको 1021 1022b 1022 1023a 1023b और 1023c में एग्जम्पशन मिलता है। देखो अभी इन लोगों का केस मान लो स्क्रूटिनी में आया और ईओ क्या करेगा, इनका जो इनको जो ये इन सेक्शंस में अलाउ एग्जम्पशन मिलता है वो उसको डिसअलाउ नहीं कर सकता है, भले ही वो गलत है, भले ही इन इंस्टीट्यूशंस ने कॉन्ट्रावेंशन किया हो, मतलब जो लॉ में लिखा था उसके अगेंस्ट जाके उन लोगों ने कुछ गलत काम किया, फिर भी ईओ जो है इनके जो एग्जम्पशंस है उसको डिसअलाउ नहीं कर सकता है। क्या लिखा है, ईओ कैन नॉट डिसअलाउ द सच एग्जम्पशंस इफ एनी कॉन्ट्रावेंशन मेड बाय सच इंस्टीट्यूशंस। ये इंस्टीट्यूशंस ऐसे इंस्टीट्यूशंस की जिनको सेक्शन 10 सबसेक्शन 21, सेक्शन 10 सबसेक्शन 22b, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23a, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23b, सेक्शन 10 सबसेक्शन 23c के तहत एग्जम्पशन मिलता है, और अगर वो लोग इन इसके रिगार्डिंग जो लॉ है उसका कोई कॉन्ट्रावेंशन करते हैं ना, फिर भी ईओ इनके एग्जम्पशंस को डिसअलाउ नहीं कर सकता है। क्यों? तो कि उसको अगर इनके एग्जम्पशंस को विड्रॉ करना है या तो फिर डिसअलाउ करना है तो उसके लिए उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको गवर्नमेंट को या तो फिर प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई इन इंस्टीट्यूशंस ने ये लॉ का कॉन्ट्रावेंशन किया है। उसके बाद गवर्नमेंट क्या करेगी, उसको लगता है कि नहीं सच में ये लोगों ने गलत काम किया है तो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाएगी और 143(3) के तहत गवर्नमेंट नोटिफिकेशन लाके इनको जो एग्जम्पशंस मिलता है वो एग्जम्पशंस को विड्रॉ करेगी, तब जाके ईओ जो है वो ये एग्जम्पशंस को डिसअलाउ कर सकता है। वो डायरेक्टली इन एग्जम्पशंस को डिसअलाउ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये बात की मैंने ऑर्डर ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट के बारे में। तो ये जो दो सेक्शंस है वो इंटरलिंक्ड है, ये जो दो सेक्शंस है वो इंटरलिंक्ड है। 143(2) में क्या होता है, नोटिस भेजा जाता है। 143(3) में क्या होता है, वो नोटिस जो नोटिस भेजी थी उसके बाद एसएससी ने जो भी एविडेंस वगैरह दिए होंगे उसके आधार पे ईओ ने क्या किया होगा, उसकी इनकम और लॉस को कैलकुलेट किया होगा और फिर जाके उसने ये डिसीजन लिया होगा कि भाई इसको टैक्स पे करना है तो फिर रिफंड देना था, उसका वो ऑर्डर पास करेगा 143(3) के अंदर, ठीक है। आगे सेक्शन 143, अभी नया सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A या तो फिर 3B या तो फिर 3C क्या बोलता है, तो स्कीम टू बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी
एंड अकाउंटेबिलिटी। सेक्शन 143 सबसेक्शन 3A या तो फिर 3B या तो फिर 3C, ये जो सेक्शन है वो किसके बारे में बात करता है? तो कि स्कीम टू बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स नोटिफाई की है। स्कीम टू बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, देखो, द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू नोटिफाई स्कीम फॉर असेसिंग टोटल इनकम और लॉस ऑफ द एसईसी अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 144। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो कोई स्कीम को नोटिफाई कर सकता है। कौन सी स्कीम? फॉर असेसिंग द टोटल इनकम और लॉस ऑफ द एसईसी। 143(3) और 144 सेक्शन के तहत एसएससी के टोटल इनकम या तो फिर लॉस को कैलकुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो स्कीम को नोटिफाई करवा सकता है। द स्कीम वुड एंश्योर द ग्रेटर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग, और ये स्कीम किसके लिए होती है? तो क्या फॉर द पर्पस ऑफ एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बाय एलिमिनेटिंग द interface between the AO and the SEC in the course of proceedings to the extent technologically feasible। ये स्कीम किसके लिए है? तो कि आप जो भी असेसमेंट हो रहा है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। मतलब पहले क्या होता था कि अगर सामने सामने बैठे हो तो उसमें करप्शन का चांसेस होता था, या तो फिर डॉक्यूमेंट्स को मिस अप्रोप्रिएट, क्योंकि जो सामने वाला बंदा जो बैठा है, भले ही वो कोई भी हो, गवर्नमेंट ऑफिसर या कोई भी हो, है तो आखिर इंसान ही, ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, गलती भी हो सकती है, या तो फिर जानबूझ के भी वो ऐसा कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ करप्शन, या तो फिर वो गलती से भी हो सकता है। लेकिन ऐसा ना हो और पूरे असेसमेंट प्रोसीजर में ट्रांसपेरेंसी हो, एफिशिएंसी आए, अकाउंटेबिलिटी है, उसके लिए गवर्नमेंट जो है वो स्कीम जो है वो नोटिफाई कर सकता है। और ये किसके लिए? तो कि बाय एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द एओ एंड द एसएससी। एसएससी और एओ अब आमने सामने नहीं बैठने चाहिए, उनके बीच का जो इंटरफेस है उसको वो एलिमिनेट कर देना चाहती है। मतलब एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द एओ एंड एसएससी, यानी कि एसएससी और एओ आमने सामने बैठे ही नहीं, सारा काम कंप्यूटराइज हो जाना चाहिए। एलिमिनेटिंग द इंटरफेस बिटवीन द एओ एंड द एसएससी इन द कोर्स ऑफ प्रोसीडिंग्स टू द एक्सटेंट टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। मतलब जहां तक टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है वहां तक एओ और एसएससी के बीच में इंटरफेस होना ही नहीं चाहिए। मतलब जो भी कागजी कार्यवाही है वो ऑनलाइन ही होनी चाहिए। दूसरा, ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू द इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशंस। सही बात है, अगर आप देखो टाइम भी बचता है, पैसा भी बचता है, ठीक है, आपको डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, धक्के खाने पड़ेंगे, रिसोर्सेज काफी सारे वेस्ट होते हैं, जैसे कागज है, ये है, वो है, ठीक है, तो वो सारे बच जाएंगे। तो ऑप्टिमाइजिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज थ्रू द इकोनॉमीज ऑफ द स्केल एंड फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, इंट्रोड्यूसिंग अ टीम बेस्ड असेसमेंट विद डायनामिक जुरिस्डिक्शंस। द स्कीम सो नोटिफाइड हैज टू बी लेड बिफोर द ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। हाँ, लेकिन ये जो स्कीम है उसको पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदन के सामने उसको रखनी पड़ेगी। नाउ इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस स्कीम, द सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट ऑनर बिफोर 31 मार्च 2021 बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन। ये स्कीम की इफेक्ट देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 31 मार्च 2021 या तो फिर उससे पहले डायरेक्शन दे सकता है बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन के द्वारा, कि ये स्कीम कब से अलाउ, कब से एप्लीकेबल होगी, कैसे एप्लीकेबल होगी, वगैरह वगैरह। दैट द अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट रिलेटिंग टू द असेसमेंट ऑफ द टोटल इनकम और लॉस वुड नॉट अप्लाई और वुड अप्लाई विद सर्टेन एक्सेप्शंस, नोटिफिकेशंस एंड अडॉप्टेशंस स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन, एंड सच नोटिफिकेशन वुड बी लेड बिफोर ईच हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अभी इस बार इसमें कुछ अमेंडमेंट है कि नोटिफिकेशन ऑफ द फेसलेस असेसमेंट गिवन एज एनेक्सर एट द एंड ऑफ, ठीक है, फेसलेस असेसमेंट अभी जो आ गए उसके बारे में भी कुछ बातें की गई इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो सारी चीजें वो फेसलेस असेसमेंट के रिगार्डिंग थी, जो अभी काफी ज्यादा इतनी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में अभी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अदरवाइज तो
फेसलेस असेसमेंट, मतलब जो काम हम लोग पहले आमने सामने बैठ के करते थे वो भी फेसलेस में होगा। तो फेसलेस असेसमेंट क्या है उसके रिगार्डिंग हम लोग अभी बाद में आते हैं। जो इस बार का पूरा अमेंडमेंट है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग अभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, आगे नई सेक्शन लेते हैं अभी। सेक्शन तो मतलब अभी इसके अंदर बहुत कुछ है, ये जो 143 3A 3B 3C के अंदर, लेकिन वो अभी बाद में जाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि वो थियोरेटिकली अभी इतना काफ़ी वॉल्यूमिनस है। तो और उसमें से पूछने के चांसेस काफ़ी कम हो सकते हैं, सब मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि ये इसमें कोई वो फेसलेस असेसमेंट की बात करता है, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर प्रैक्टिकल लाइफ। तो उसके रिगार्डिंग हम लोग बाद में जाएंगे। अभी बात करते हैं सेक्शन 144 के बारे में। सेक्शन 144 क्या बोल रहा है? बेस्ड जजमेंट असेसमेंट के बारे में बोल रहा है। बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। बेस्ड जजमेंट असेसमेंट क्या होता है? देखो, तो क्या इन केस ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर डिफॉल्ट्स EO shall make an assessment to the based of his judgment and knowledge। ठीक है, अगर इन चारों में से किसी का भी डिफॉल्ट होता है तो EO क्या करेगा? असेसमेंट को बेस्ड जजमेंट असेसमेंट में ट्रांसफर कर देगा और वो अपने हिसाब से SSC का असेसमेंट करेगा, अपने हिसाब से अपने नॉलेज से वो SSC का असेसमेंट करेगा। देखो कौन कौन से फेलियर SSC की तरफ से हो सकते हैं, यानी कि SSC की तरफ से अगर इन चारों में से किसी भी एक का या चारों का या तीनों का, दो का, एक का फेलियर होता है तो EO अपने हिसाब से SSC का असेसमेंट कर देगा। देखो नंबर 1, फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) या तो फिर 139(5). SSC जो है वो अपना रिटर्न फाइल नहीं करता है, मतलब वो फेलियर माना जाता है उसको कि 139(1), 139(4) या तो फिर 139(5) के तहत वो रिटर्न फाइल करने में फेल हुआ है। दूसरी बात, फेलियर टू कंप्लाई विथ नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1, जो अभी हम लोग ने आगे देखा ना कि 142 सबसेक्शन 1 इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट जो था, उसमें जो नोटिस दी गई थी उसका कंप्लाई करने से SSC फेलियर हुआ है, मतलब SSC ने उसका कंप्लाई नहीं किया है, उस EO को साथ नहीं दिया है 142(1) का असेसमेंट करते समय, EO के साथ कंप्लाई नहीं किया, वो कंप्लाई करते समय उसने फेलियर किया है, तब EO जो है वो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करेगा। नंबर 3, फेलियर टू कंप्लाई विद डायरेक्शन इशू अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 2। 142 सबसेक्शन 2 क्या है? स्पेशल ऑडिट। EO ने बोला कि आपको स्पेशल ऑडिट करवानी पड़ेगी और वो स्पेशल ऑडिट का नहीं करवाता है, मतलब EO ने जो डायरेक्शन दिया स्पेशल ऑडिट का, उसका कंप्लाई करने से में अगर SSC से फेलियर होती है तब वो EO जो है वो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर देगा। नंबर 4, फेलियर टू कंप्लाई विद नोटिस अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 2, जो स्क्रूटिनी असेसमेंट के बारे में है। ठीक है, तो स्क्रूटिनी असेसमेंट का कंप्लाई करने से भी अगर SSC फेल होता है तो इन 4 केस के अंदर EO क्या करेगा? बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर देगा अपने नॉलेज के हिसाब से। देखो सबसे पहले क्या हुआ कि SSC ने रिटर्न ही फाइल नहीं किया, या तो फिर मान लो कि चलो रिटर्न फाइल कर दिया, लेकिन उसके बाद ये जो है 142(1) या 142(2)A या तो फिर 143(2), ये जो 3 सेक्शन है ना, 142(1) इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, 142(2) स्पेशल ऑडिट एंड 143(2) नोटिस ऑफ स्क्रूटिनी, अगर इन तीनों में कंप्लाई जो था उसका फेलियर हुआ है, मतलब इन तीनों के हिसाब से उसको करना था लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, उसमें उसकी फेलियर हुई है SSC की। फेलियर टू कंप्लाई विद नोटिस अंडर सेक्शन 142(1), 142(2) एंड 143(2) एंड फेलियर टू फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139(1), 139(4) एंड 139(5, इन दैट केस EO क्या करेगा? बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कर देगा अपने हिसाब से। ठीक है, देखो अभी बेस्ड जजमेंट असेसमेट है वो कैसे होगा? तो बेस्ड जजमेंट असेसमेंट कैन बी टेकन अप आफ्टर इश्यूइंग अ शो कॉज नोटिस गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड टू द SSC अंडर सेक्शन 144, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड गिवन इफ SSC फेल्स टू कंप्लाई विद नोटिस अंडर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1। देखो ऐसा नहीं कि EO जो है वो डायरेक्ट उसका बेस्ड जजमेंट करेगा, नहीं, बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करने से पहले वो SSC को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, वो उसको शो कॉज नोटिस देगा, वो उसको शो कॉज नोटिस देगा एक बार कि भाई हम आपका है ना बेस्ड जजमेंट असेसमेंट करते क्यों करते हैं, तो कि आप लोगों ने एक तो इसका कंप्लाई नहीं किया है या तो फिर कंप्लाई करने में आपसे फेलियर हुई है, इसलिए हम आपको बेस्ड जजमेंट असेसमेंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, या ठीक है, तो वो SSC को है ना सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा।
लिखो, लेकिन 142(1) वाला जो केस है, जो इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट, उसमें वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो वो ऑलरेडी उससे मंगवा रहा है कि भाई तू मुझे अपना डॉक्यूमेंट्स दे, एविडेंस दे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे, ये मटेरियल्स दे, ये एविडेंस दे। अगर वो फिर भी नहीं देता है तो फिर वो नीचे लिखा ही है कि अगर आप ये सब नहीं दोगे तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगी, बिकॉज दैट इज इन इट सेल्फ एज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ठीक है, वो अपने आप में एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, तो उसमें फिर आगे क्या अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे। इसीलिए 142(1) का अगर नोटिस भेजा है तो उसमें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा, बाकी के 3 केस में उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड मिलेगा एससीसी को। ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट कि बेस जजमेंट असेसमेंट कैन बी टेकन अप ओनली आफ्टर इश्यूइंग द शो कॉज नोटिस। हाँ, सही बात है कि वो बेस जजमेंट असेसमेंट करने से पहले एससीसी को शो कॉज नोटिस भेजेगा, उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा। लेकिन 142(1) का अगर नोटिस भेजा है इंक्वायरी बिफोर असेसमेंट का, तो उसमें वो शो कॉज नोटिस जो है उसमें वो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो नहीं देगा। नंबर 2, नो रिफंड कैन बी इशूड बाय यू अंडर सेक्शन 144। देखो 144 में अगर एससीसी को रिफंड लीगली मिलने वाला था, और अगर ऐसे देखो पहले अगर एससीसी को लीगली रिफंड मिलने वाला था लेकिन उसने कोई भी कंप्लाई का रिप्लाई नहीं किया है, मतलब एओ ने जो जितनी बार उससे कंप्लाई मांगा उसका फेलियर किया है, तब एओ क्या करेगा, उसको 144 में बेस जजमेंट असेसमेंट कर देगा। और बेस जजमेंट असेसमेंट में अगर भले ही उसका रिफंड आता है तब भी उसको रिफंड नहीं मिलेगा। तो नो रिफंड कैन बी इशू अंडर टू द बाय एओ अंडर सेक्शन 144। अगर एओ 144 में उसका केस ले लेता है तो उसको फिर रिफंड नहीं मिलेगा, भूल जाने का। लीगली सही में मिलने वाला था फिर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको यार इतनी बार आप एओ बेचारा बोलता है कि भाई ये दो वो दो, अगर वो नहीं देता है तो फिर बाद में क्या करेगा, फिर वो उसको भले ही रिफंड आता है चला गया, उसको छोड़ देना पड़ेगा। नंबर 3, assessment under section 143 subsection 3 and 144 should be completed within 12 months from the end of the relevant assessment year। और ये जो टाइम लिमिट है वो असेसमेंट ईयर 1920 ऑनवर्ड्स से आया है। यानी कि देखो 143(3) क्या है, ऑर्डर ऑफ स्क्रूटिनी असेसमेंट, और 144 क्या है, बेस जजमेंट असेसमेंट। तो स्क्रूटिनी असेसमेंट और बेस जजमेंट असेसमेंट के जो ऑर्डर है वो कब तक पास करने होंगे, या कंप्लीटेड, मतलब इसमें क्या लिखा है कि कंप्लीट करना पड़ेगा ये असेसमेंट। कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट को दूसरे लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऑर्डर पास करना पड़ेगा, मतलब ये ऑर्डर उसको कब तक पास करना पड़ेगा, तो क्या विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। मतलब रिलेवेंट असेसमेंट ईयर मतलब जिस फाइनेंशियल ईयर का आप लोग रिटर्न फाइल करते हो उसका असेसमेंट ईयर, उसको बोलता है रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। उस रिलेवेंट असेसमेंट ईयर के 12 महीने के भीतर 143(3) एंड 144 का ऑर्डर जो है वो ईओ को पास कर देना पड़ेगा। और ये टाइम लिमिट कब से एप्लीकेबल होगी, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 ऑनवर्ड से ये जो टाइम लिमिट है वो एप्लीकेबल होगी। और चौथी बात, वेयर द बेस जजमेंट असेसमेंट इज डन, EO determine the income to the based of his judgment. Judgment of the EO cannot be arbitrary and has to be based on some evidences. EO cannot do the ad hoc addition। देखो अभी ये EO जो है वो बेस जजमेंट असेसमेंट कैसे करेगा, तो इसमें लिखा है कि EO अपने हिसाब से बेस जजमेंट का असेसमेंट करेगा। मतलब अपने हिसाब से मतलब वो कोई रॉकेट साइंस का यूज़ करके या तो फिर एड हॉक बेसिस पे एडिशन नहीं करेगा, वो एविडेंसेस के आधार पर, वो प्रूफ के आधार पर बेस जजमेंट असेसमेंट करेगा। कोई आर्बिट्ररी बेसिस के ऊपर या तो फिर यही रफली ये उसको लगा कि नहीं छोड़ो ना 10 लाख बढ़ा दो इनकम, इसको 15 लाख बढ़ा दो, नहीं ऐसा नहीं। वो बैंक स्टेटमेंट देखेगा, वो ट्रांजेक्शन्स देखेगा, वो डील देखेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स देखेगा, वो जैसे जस्ट बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल दे रहा हूँ, वो इन सारे बेसिस डॉक्यूमेंट्स को फिगर आउट करने के बाद ही बेस जजमेंट असेसमेंट करेगा। ऐसे ही एड हॉक बेसिस पे, आर्बिट्ररी बेसिस पे ईओ जो है वो बेस जजमेंट असेसमेंट नहीं कर सकता है, उस हिसाब से वो इनकम को एडिशन नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात की सेक्शन 144 विच टॉक्स अबाउट बेस्ड जजमेंट असेसमेंट। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए हम अभी इतना रखते हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग बाकी का जो असेसमेंट प्रोसीजर है डिपार्टमेंट के साइड से वो हम लोग बाकी के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।